तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने C++ विद DSA कोर्स के लेक्चर 04 की। तो कल के वीडियो हमने देखा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++, हमने देखा था C++ में आउटपुट कैसे आता है और हमने देखा था एस्केप सीक्वेंस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स डिक्लेरेशन की। वेरिएबल्स की बात करेंगे C++ में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आइए स्टार्ट करते हैं। ओके तो कल के वीडियो में हमने रैपलेट का यूज़ किया था। आज हम VS कोड का यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली अपनी फाइल बना लेता हूँ। लेक्चर 04 है तो इधर पे लिख लेते हैं लेक्चर 04 नाम का फोल्डर, ठीक है। तो कल की वीडियो का बेसिकली रिकैप दे देता हूँ मैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। तो कल हमने सबसे पहले बात की थी बेसिक स्ट्रक्चर इज C++ की। C++ का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है उसकी बात करी थी। चलो एक बार इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। basic.cpp, ठीक है। तो जो C++ की फाइल होती है उसका एक्सटेंशन .cpp होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी फाइल बन के आ गई है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि विजिबल रहे। ओके, सबसे पहले लिखते हैं हम हैश इंक्लूड, यहाँ पर लिखते हैं हम iostream। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। इसके बाद हम बनाते हैं अपना इंट मेन, ये मेन नाम का फंक्शन। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पर करली ब्रेसेस देता हूँ और यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो ये अपने आप इसको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है। तो जो भी हम आज के लेटेस्ट कोड एडिटर्स यूज़ करते हैं तो उनके अंदर ये सब फंक्शनैलिटी डाली जाती है ताकि हमें अपना कोड लिखने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। करने वाले लोग नोटपैड का भी यूज़ करते हैं बट वो सब पुराना हो गया। आज लेटेस्ट दुनिया लेटेस्ट चीज़ें, इसलिए हम लेटेस्ट चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं इंट मेन। इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं सी आउट बेसिकली हमारा आउटपुट के लिए होता है और इसके अंदर लेट्स से मैं लिख देता हूँ हेलो आर्यन। ओके, सेमी कॉलन देना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर देता हूँ रिटर्न 0, ठीक है। देने के लिए हम यहाँ पर रिटर्न 0 की जगह रिटर्न 6 भी दे सकते हैं, रिटर्न 9 भी दे सकते हैं, रिटर्न 9999 भी दे सकते हैं। बट लोगों ने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि हम रिटर्न 0 लिखते हैं अगर हमें ये बताना होता है कि हमारा कोड फुल्ली एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद भी सेमी कॉलन देंगे और हम इसको यहाँ से रन करेंगे तो बेसिकली ये मुझको यहाँ पर हेलो आर्यन दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है बेसिक स्ट्रक्चर C++ का। थोड़ा बहुत इनकी भी बात कर लेते हैं। देखो जो ये वाली लाइन होती है हैश इंक्लूड iostream, बेसिकली ये हमारी होती है हेडर फाइल, ठीक है। इस हेडर फाइल को हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। हाँ, बहुत प्रकार की हेडर फाइल्स होती हैं बट ये वन ऑफ देम है। तो इसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। बाद आ जाता है नेम स्पेस std। ये बहुत काम की चीज़ है, इसके बारे में मैं लेटर बताऊंगा बट इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली अभी के लिए ये समझ लो कि अगर हमको यहाँ पर ओके मैं उसके बारे में भी आता हूँ। ओके अभी के लिए एक चीज़ समझ लो। देखो होता बेसिकली क्या है कि अगर मान लो मैं यहाँ पर नेम स्पेस std का यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर नेम स्पेस std का यूज़ नहीं करता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली मेरे को एरर दे रहा है। तो यहाँ पर मुझको ऐड करना पड़ता है std::। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से करूँगा और इसको रन करूँगा तो ये बेसिकली मेरे को आउटपुट दे देगा, ठीक है। अब देखो यार, अगर मैं मान के चलो ऐसे मेरे 10 आउटपुट हैं, ठीक है। अभी के लिए मैं हेलो आर्यन करवा रहा हूँ, ठीक है। कल के दिन मेरे को कोई और चीज़ करवानी हो, अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नेक्स्ट लाइन देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन दूंगा ना, cout endl, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन दी तो सबसे पहले तो मेरे को इस वाले cout के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा std::, ठीक है। और फिर मुझे इस endl के लिए भी ये वाली चीज़ लिखनी पड़ेगी std::। तो यार ये बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग हो जाता है एक टाइम के बाद, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक फाइल इंक्लूड कर देते हैं। ये बेसिकली फाइल नहीं, यहाँ पर जैसे हम इसको बताते हैं कि यूजिंग नेम स्पेस std::। अगर हम वहाँ पर वो चीज़ लिख देते तो फिर हमें इसको लिखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर, ठीक है। ओके तो कल बेसिकली हमने ये वाली चीज़ भी पढ़ी थी। ओके तो कल हमने बेसिकली ये वाली चीज़ पढ़ी थी क्या, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ हेलो आर्यन और यहाँ पर मैं बीच में एक नेक्स्ट लाइन के लिए मैं यहाँ पर endl का यूज़ कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर \n भी दे सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ cout
और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो शिवांश। ओके, तो बेसिकली अगर मैं इसको ओके यहाँ पर ये एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ मैं सेमी कॉलन लगाना भूल गया। ठीक है, तो ये हमारे लेटेस्ट कोड एडिटर्स की बहुत अच्छी बात है कि अगर हम यहाँ पर सेमी कॉलन वगैरह भूल जाते हैं तो हमको बता देता है। ठीक है, ओके, तो मैं इसको यहाँ पे रन करवाता हूँ। तो बेसिकली ये मेरे को पहले लिखा है इसने हेलो आर्यन, इसके बाद इसने पढ़ा, देखो मैं एक चीज़ कर देता हूँ यहाँ पे। ओके ओके, देखो सबसे पहले यहाँ पर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसने लिखा सबसे पहले हेलो आर्यन। ठीक है, उसके बाद उसने देखा अगली लाइन में मेरे को \n दे रखा है, यानी कि इस वाली लाइन को ब्रेक करो और नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। ठीक है, फिर यहाँ के बाद इसने जब इसको रीड किया तो यहाँ पर इसको आगे सी आउट हेलो शिवांश, तो इसने यहाँ पर हेलो शिवांश लिख दिया। ठीक है, तो होप यहाँ तक ये वाली चीज़ें भी समझ आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं ओके, तो हम बात करते हैं अगली चीज़ों के बारे में। देखो ठीक है, देखो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर इसके बारे में बता दिया हूँ, ये हमारी हेडर फाइल होती है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्यों करते हैं उसके बारे में बता दिया हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमारा ये होता है, ये हमारा मेन फंक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक रिजर्व्ड फंक्शन है। जब लोग बना रहे थे सी लैंग्वेजेस या सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस, तो लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था कि यहाँ पर अगर हम मेन यूज़ करते हैं तो इस चीज़ को हम सबसे पहले देखेंगे। मान लो अगर होता बेसिकली क्या है, अगर यहाँ पे इंट मेन नाम का फंक्शन है, कल के दिन क्या पता ऐसा हो जाता कि ओके कल के दिन मान के चलो ऐसा हो जाता है, यहाँ पर मान लो इंट आर्यन नाम का एक फंक्शन होता। ठीक है, उसके अंदर लेट से हम यहाँ पे करवा रहे होते सी आउट और यहाँ पर लिख रहे होते हेलो अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या कि भले ही देखो होता बेसिकली क्या, सबसे पहले हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती, फिर हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती, उसके बाद हमारे वो इस वाले स्कोप के अंदर आता। स्कोप बेसिकली क्या होता है, जो हम इसकी बात करते हैं ना, ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये कर्ली ब्रेसेस, ये इसके बीच में जो भी चीज़ होती है, ये जो पूरा ये होता है ना, ये हमारा कहलाता है स्कोप। ठीक है, तो बेसिकली फिर ये इस वाले स्कोप पे आता, उसके बाद ये इस वाले स्कोप पे जाता। ठीक है, ये चीज़ें मैं जब फंक्शन पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए एक बात समझो कि अगर मान लो मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को इसके ऊपर लगा देता, अभी भले ये चीज़ समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, लोड मत लेना, ये जस्ट एक्स्ट्रा ज्ञान है, लेना हो लो, अदरवाइज लीव इट। ओके, देखो तो अगर यहाँ पर अगर मैं ऐसे बात करता, ठीक है, तो सबसे पहले ये वाली लाइन कैलकुलेट होती, यानी सॉरी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती, उसके बाद हमें क्या लगेगा कि इस वाले स्कोप पे जाएगा, पर नहीं, ये जाएगा मेन वाले स्कोप पे। तो जो मेन के अंदर की चीज़ें होंगी पहले वो होंगी, अगर मेन का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद ये इस पे जाएगा। ठीक है, तो होप ये वाली चीज़ इतनी समझ में आई होगी, और नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बेसिकली इन सब चीज़ों को हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, देखो तो यहाँ पे \n का समझ गए हम कि वो क्या करते हैं, एंडल क्या करते हैं। अगर हम चाहें तो हम इसको एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर लिखूँगा हेलो आर्यन, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं दे देता हूँ सी आउट देने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर सीधा मैं लिखूँगा एंडल, यानी कि नेक्स्ट लाइन में, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा हेलो शिवांश। ओके, तो बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तो ये मेरा सही आउटपुट मेरे को दे देगा हेलो आर्यन। उसके बाद इसने पढ़ा एंडल, तो यहाँ पे उसने नेक्स्ट लाइन के अंदर इसको भेजा और यहाँ पर आ गया हेलो शिवांश। ठीक है, अच्छा ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, ठीक है, कहीं कहीं जगह पर लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि देखो अगर मुझे मान के चलो सी आउट का यूज़ करना है या फिर एंडल का यूज़ करना है, तो कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं यूजिंग, यहाँ पर लगाते हैं STD:C आउट। ठीक है, अब सी आउट का काम तो हो गया, बट अब एंडल पे एरर आ रहा है। अब ये देखो ना, एंडल वाली लाइन के नीचे ये रेड कलर की लाइन आ रही है। ठीक है, सॉरी एंडल वाले वर्ड के नीचे रेड कलर की लाइन आ रही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे ENDL। ठीक है, तो अब ये एरर चला गया, बट ये चीज़ लोग रेयरली यूज़ करते हैं। बाकी अब हमारे लिए तो हम बस यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इसको हटाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस STD। ठीक है, STD, तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि देखो जैसे ही हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं आईओ स्ट्रीम वाली चीज़ पे, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमको बता रहा है। तो अगर इसकी बात करी जाए तो देखो यहाँ पर इसने नेम स्पेस STD का यूज़ कर रखा है, वो मैं बताऊंगा क्यों कर रखा है, कैसे कर रखा है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमको बेसिकली हमारा C in मिल जाता है, यानी कि इनपुट के लिए हम C in का यूज़ करते हैं, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। और C out के लिए
मतलब आउटपुट के लिए हमको सी आउट यूज़ करना पड़ता है, फिर ये सी एरर, सी लॉग, ये सब चीज़ें। तो ये बेसिकली हमको ये मैं इसलिए खोल के रखा हूँ, ये मैं बेसिकली ये बताने के लिए खोला था इसको कि देखो जो आईओ स्ट्रीम होती है ना, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ये हमको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर इसके बिना, अगर मैं इस चीज़ के बिना यहाँ पर सी आउट का यूज़ करना चाहता तो ये मेरे को एरर देने लगता। अगर उस फाइल के बिना मैं यहाँ पर एंडल का यूज़ करना चाहता तो भी मेरे को ये एरर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर वो वाली फाइल इंक्लूड कर देता हूँ तो इस वाली फाइल को इंक्लूड करने का मतलब सीधा ये कि मैं यहाँ पर अपने सी आउट वाले फंक्शन को यूज़ करना चाहता हूँ, एंडल वाले फंक्शन को यूज़ करना चाहता हूँ। फंक्शन इज बेसिकली कि जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी चाहिए आउटपुट दिखाने के लिए तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगा, सी आउट यूज़ करूँगा। अगर मेरे को एक फंक्शनैलिटी चाहिए दूसरी लाइन में जाने के लिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एंडल का यूज़ करूँगा। अगर मेरे को एक फंक्शनैलिटी चाहिए इनपुट लेने के लिए, मैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए, वो मैं अभी आगे बताऊँगा, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, सी इन यूज़ करूँगा। तो एक फंक्शनैलिटी तो यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो आईओ स्ट्रीम मेरे को वो वाली फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाने वाले फंक्शंस देता है। ओके, तो होप यहाँ तक ये वाली चीज़ें समझ में आएगी। अगर नहीं आए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, अच्छा हाँ, मेन चीज़ बस इतना समझ में आना चाहिए कि हम अभी जो भी अपना कोड लिखेंगे वो हम इस मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे, ठीक है। लाइक अगर मेरे को कोई चीज़ सी आउट में करवानी है तो सी आउट के अंदर अगर मेरे को कुछ भी करवाना है, हेलो वर्ल्ड, तो ये बेसिकली मैं जो भी काम करूँगा अभी के लिए मैं अपना मेन फंक्शन के अंदर करूँगा, यानी मेन के अंदर करूँगा, ठीक है। ओके, तो ये वाली बात क्लियर होगी। और कल के वीडियो हमने क्या पढ़ा था, देखो हाँ, ये वाली चीज़ तो मैं बता ही दिया था यहाँ पे कि सबसे पहले जो हमारा ये वाली जो फाइल्स होती हैं, ठीक है, ये वाली जो फाइल होती है ये इसको बिलोंग करती है, हेडर फाइल इंक्लूजन, ठीक है। फिर ये जो हमारा आ जाता है ये मेन फंक्शन, तो यहाँ पे ये मेन फंक्शन है। फिर इसके मेन फंक्शन के अंदर हमारा हो जाता है डिक्लेरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, जो कि यहाँ पे हो रहा है। फिर यहाँ पे आ जाता है रिटर्न स्टेटमेंट, यानी कि हमारा प्रोग्राम फुल्ली एग्जीक्यूट हो चुका है, ये बताने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न 0, ठीक है। ओके, ओके, और हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, यहाँ पर ये वाली चीज़ देखी थी, आउटपुट, ठीक है, कैसे निकलते हैं। आउटपुट के लिए हम सी आउट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो हमारा आउटपुट निकल आता है। उसके बाद हमने देखा था हाउ टू मूव इन नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए ये सब तरीके हैं कि एंडल का यूज़ कर सकते हो, बैकस्लैश का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर ओके, एक क्वेश्चन रह गया था, प्रिडिक्ट द आउटपुट, ये वाली चीज़। अब इसको एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर लो, ठीक है, अदरवाइज मैं तो बता ही रहा हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है सी आउट, सी आउट के अंदर सबसे पहले मेरे को दे रखा है एन, तो पहली लाइन, पहला जो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया मेरा एन, ठीक है। अब इस एन के बाद मेरे को दे रखा है एक और एन, तो यहाँ पर एक और एन आ गया। इसके बाद मेरे को दे रखा है बैकस्लैश एन, यानी कि अगली लाइन पे आ जाओ, अगली लाइन पे आ गया। फिर मेरे को एक और बार बैकस्लैश एन दे रखा है, यानी कि एक और बार अगली लाइन पे आ जाओ। फिर मेरे को वहाँ पर एन एन लिखा है तो मैं लिख दिया यहाँ पे एन एन। फिर मेरे को दे रखा है बैकस्लैश एन, यानी कि यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ओके, सॉरी यार, यहाँ पर मैं शायद गड़बड़ कर दिया क्या। सबसे पहले आएगा एन एन, उसके बाद बैकस्लैश एन है, यानी कि अगली लाइन पे मूव कर जाओ, तो अगली लाइन पे मूव कर गया मैं। उसके बाद उसने एक बार बैकस्लैश एन दिया, एक और बार बैकस्लैश एन दिया। ओके, यहाँ पर मैं गड़बड़ कर दिया, तो एक और बार बैकस्लैश एन देने का मतलब है ये वाली लाइन स्किप करो, ये वाली लाइन में स्किप कर दिया। उसके बाद एक और बार एन एन है, तो यहाँ पर मैं एन एन लिख दिया। फिर आ गया मेरा बैकस्लैश एन, तो यहाँ पर ये। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं क्या मेरा सही आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, और ओके 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 ओके, एक चीज़ और है, इस वाले का काम खत्म हुआ। अब इस वाले की बात करते हैं। सी आउट में इसने दे रखा है एन एन, तो यहाँ पे बेसिकली मेरा आ जाएगा एन एन। फिर इसने फॉरवर्ड स्लैश एन दे रखा है, ये हमारा होता है बैकस्लैश, ठीक है, ये हमारा होता है फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो बैकस्लैश से तो हमारा बैकस्लैश के आगे अगर एन लगाते तो ये तो हमारी नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। फॉरवर्ड स्लैश एन का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको एज इट इज़ लिखेगा एन एन फॉरवर्ड स्लैश एन फॉरवर्ड स्लैश एन 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 फॉरवर्ड स्लैश एन। क्या मेरा यही आउटपुट आ रहा है, इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ओके ओके, यही है पूरा कोड, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार रन करके कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले हमारा एन एन आ रहा है, फिर उसके बाद एक लाइन उसने स्किप कर दी, फिर एक और बार एन एन आ रहा है, और फिर उसके बाद एज इट इज़ ये वाली चीज़ आ रही है। यही आउटपुट हमारा है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम अगली चीज़ की। तो अगली चीज़ मैं बताया था प्रिंटिंग नंबर्स इन द आउटपुट, ठीक है। मतलब कि बेसिकली क्या है कि अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ सी आउट के अंदर, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे 4 लिखता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर सी आउट के अंदर सिर्फ 4 लिखता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर सी आउट के अंदर 4 + 4 लिख देता हूँ, उसके बाद
मैं सी आउट के अंदर जस्ट 4+4 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब मेरी एक बात समझना, ठीक है, जो यहाँ पर ये मैं 4 लिखा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा ट्रीट होगा, ट्रीटेड एज अ टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अब आप सोचोगे कि यहाँ पर ये क्या लिख दिया, देखो ये कमेंट्स होते हैं, ठीक है, अपने कोड को सुंदर बनाने के लिए, यानी अपने कोड को सुंदर नहीं बट अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर ये कमेंट्स ऐड करते हैं। कमेंट्स ऐड कैसे करते हैं कि मान लो अगर मैं यहाँ पर आपको कि यहाँ पर अगर डायरेक्ट लिख दो तो ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये मेरे को एरर देगा, ठीक है। तो अगर मैं कमेंट्स लिखने, कमेंट्स बेसिकली हमारे कोड का पार्ट नहीं होते, बट हाँ अगर हमारा कोड कोई और रीड कर रहा है तो उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर कमेंट्स डालते हैं कि अच्छा कोडर वो होता है जिसका कोड दूसरे लोग समझ पाए, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर ये वाली चीज़ लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखा ट्रीटेड एज अ टेक्स्ट, तो जो ये वाला 4 है ये मेरा एज अ टेक्स्ट ट्रीटेड हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरे को आउटपुट में क्या देगा, आउटपुट में ये मेरे को 4 ही देगा, ठीक है। अच्छा अगली लाइन में बेसिकली मेरा क्या आ जाएगा, ये जो है ये मेरा ट्रीटेड एज अ नंबर, ठीक है। तो ये मेरे को बेसिकली आउटपुट में अगेन 4 देगा, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी, तो ये मेरा आ जाएगा ट्रीटेड एज अ टेक्स्ट। देखो क्योंकि मैं एक चीज बताया था, कि जो भी हम इनके बीच में लिखते हैं, इसके बीच में हम जो भी चीज लिखते हैं, ठीक है, ये वाली चीज जो है ये हमारी एज अ टेक्स्ट ट्रीट होती है, तो ये हमारा एज इट इज आ जाता है, ठीक है। बट अगर मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूँ, देखो क्योंकि अगर मैं यहाँ पर अगर ऐसे लिखता हूँ सी आउट और ये चीज़, तो ये हमारी एज अ टेक्स्ट ट्रीट होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे लिखूँ सी आउट और यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ 4+10, तो जो ये वाली चीज़ होगी, और इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ ये चीज़ की, तो ये एक मेरा एज अ मेरे को नंबर देगा कैलकुलेट होने के बाद। 4+10 14 होता है, 14 मेरे को एक एज अ नंबर देगा। तो ये वाली चीज़ मेरे को आउटपुट में ये वाली चीज़ मेरे को क्या दे देगा, 14, ठीक है। सो बस अभी के लिए मैं यही चीज़ बताना चाह रहा था। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ट्रीटेड एज अ टेक्स्ट, तो यहाँ पर मेरा 4+4 आ जाएगा आउटपुट में, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस वाली चीज़ की, तो ये आ जाएगा मेरा ट्रीटेड एज अ नंबर, और ये मेरे को आउटपुट में दे देगा क्या, 8, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और, मैं यहाँ पर देखो करने को मैं यहाँ पर \n लगा देता हूँ, ठीक है, बट एक अच्छी प्रैक्टिस होती है यहाँ पर बेसिकली एंड दे दो, ठीक है। तो मैं बेसिकली इसमें भी एंड देना चाहूँगा, इधर पे भी मैं एंड एल दूंगा, इधर पे भी मैं एंड एल दूंगा, ठीक है। ओके तो मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ, तो बेसिकली मेरा आउटपुट आ जाता है 4+4 8, ठीक है। तो होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई, क्योंकि रिकैप हमारा बहुत लंबा खिंच गया है, बट कोई बात नहीं, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ओके तो अब भी स्टार्ट करते हैं अपना आज का कार्यक्रम। ओके तो आज वाली चीज़ों पे आते हैं, बहुत रिकैप हो गया। ओके तो आज की चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे लिखा वेरिएबल्स एंड देयर डिक्लेरेशन। वेरिएबल्स होते क्या हैं, देखो यार, मैं जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, एज्यूम वेरिएबल एज अ कंटेनर। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो मुझे इसका कलर बदल देने दो। ओके अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। देखो सबसे पहले, अच्छा हाँ एक चीज़ और मुझको बतानी है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ के एक बार रुकना, थोड़ा सा कमेंट वमेंट्स हटा दूँ। ओके देखो, अगर मेरे को इसको एक साथ कमेंट आउट करना है, ठीक है, इसको एक साथ कमेंट्स बनाना है, तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल दबा के / दबा दूंगा, तो ये पूरा एक साथ कमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बट अगर मान लो एकेडमिक्स की बात करें, तो कॉलेज वाले बेसिकली हमको कहते हैं कि यहाँ पर बेसिकली अपना यूज़ करो / और यहाँ पर लगा दो स्टार, और यहाँ पर बेसिकली इसके बाद की जो भी सारी चीज़ें वो सब कमेंट हो जाएंगी। बट हम तो चाहते नहीं कि सारी चीज़ें कमेंट हो, क्योंकि रिटर्न को भी इसने कमेंट कर दिया। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये 4 लाइनें कमेंट्स में चाहिए, तो इसके आगे मैं लगाऊंगा ये चीज़, ठीक है, और लास्ट में मैं लगा दूंगा ये चीज़, ठीक है। तो बेसिकली ये बीच की 4 लाइनें कमेंट होंगी, ठीक है। बट बेसिकली हम तो यहाँ पर ये चीज़ करते हैं कि बेसिकली अगर मुझे इस पूरी चीज़ को कमेंट करना है, सेलेक्ट करो, कमेंट कर दो, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे कमेंट नहीं करना, बेसिकली हटाना है। तो देखो अभी मैं अगर वेरिएबल्स की बात करूँ, तो वेरिएबल्स बेसिकली अगर मैं डिक्लेयर करना है, तो देखो होता बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पर लेता हूँ इंट एज, ठीक है। मैं यहाँ पर एक एज नाम का कंटेनर बनाया। अब उस चीज़ के बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी सी देर में। फिर मैं बेसिकली यहाँ पे क्या लेगा, मैं यहाँ पर लिखा एज बराबर 18, ठीक है। ओके तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, एक बात ध्यान से समझना, ठीक है। ओके इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। ओके देखो एक बात ध्यान से समझना, मैं बेसिकली यहाँ पर लिखा इंट एज। अब देखो सबसे पहले अगर ये वाली चीज़ तो आई होप पता ही होगा कि एक जो इंटीजर्स होते हैं,
इंटीजर बेसिकली में क्या आता है, -1, -2, -100, फिर 0 आ जाता है, फिर 1 आ जाता है, 2 आ जाता है एंड सो ऑन, ठीक है। ये होती है हमारी इंटीजर वैल्यूज़, ठीक है। बेसिकली इंटीजर जो होता है वो हमारा एक एज अ डेटा टाइप होता है। अब डेटा टाइप क्या होता है उसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए देखो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या किया, मैं यहाँ पर एक इंटीजर लिया और इंटीजर जिसका मतलब एक मैं यहाँ पर एक एज लिया। अब एज को मैं एज अ कंटेनर मान के चलो, कंटेनर मतलब कि मान लो ये मेरा एक डब्बा है, ठीक है। डब्बा क्या है, एज, ठीक है। अब एज के आगे क्या लिखा है, इंटीजर लिखा है, यानी कि इस एज के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही डाल सकते हो भाई। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, मैं यहाँ पर लिखा एज, एज के आगे लिख दिया 18, तो ये हो गया मेरा वेरिएबल डिक्लेयर। तो जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, इसको हम कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं डिक्लेरेशन। ये होता है हमारा डिक्लेरेशन वाला पार्ट, ठीक है। ओके, अब बेसिकली इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बेसिकली होता क्या है। ओके ओके, अब देखो मैं यहाँ पर बनाया इंट एज, एज को लिया मैं 18। अब अगर मैं यहाँ पर सी आउट करवाता हूँ, सी आउट के अंदर लेट से मैं यहाँ पर एज दे देता हूँ, तो ये क्या मेरे को सी आउट के अंदर 18 देगा या क्या देगा, देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ पर रन करवाया तो ये मेरे को 18 दे दिया एज, यानी कि सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, इसने एक एज नाम का कंटेनर बना दिया, एज नाम का डिब्बा बना दिया। तो यहाँ पे ये मेरा एज नाम का एक डब्बा बन गया, ठीक है। अब अगली लाइन पे गया, इसने बोला एज के अंदर 18 डाल दो, यानी एज इक्वल्स टू 18 है, तो एज के अंदर मेरा 18 चला गया, ठीक है। अब अगली लाइन में इसने क्या कहा, सी आउट एज। अब सी आउट वाला फंक्शन कॉल हो, यानी कि सी आउट फंक्शन कॉल वाल छोड़ो अभी के, यहाँ पे बेसिकली इसने कहा सी आउट के अंदर एज, यानी कि आउटपुट में एज दिखा दो। अब ये यहाँ पर इसने एज देखा, अब ये मेमोरी के अंदर गया, क्योंकि देखो हमारी जो मेमोरी होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, इस तरह की हमारी मेमोरी होती है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ये वाली चीज़ लिखता हूँ ना इंट एज, तो मेमोरी के अंदर एक डब्बा बन जाता है, 1 2 3 4 बाइट्स उठाता है। अब ये इसके बारे में बताऊंगा क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो मेमोरी के अंदर रैंडम जगह पे जाके एक डब्बा बैठ गया, इस डब्बे का कुछ नाम भी है, तो इस डब्बे का नाम है एज। फिर जैसी अगली लाइन पे गया ये, तो इसने बोला एज के अंदर 18, तो यानी कि इसके अंदर मैं 18 डाल दिया। ओके, अब जब ये सी आउट के अंदर इसने एज देखा और ये अपनी मेमोरी में गया, तो इसने मेमोरी में जाके पूछा क्या एज नाम का कोई डब्बा है, तो मेमोरी ने कहा हाँ है, तो इसने उस डब्बे की वैल्यू दे दी जो कि थी 18। होप ये वाली चीज समझ में आई होगी, नहीं आई है तो इसके ऊपर और एग्जांपल्स देखते हैं, धीरे धीरे करके आई जाएगी, ठीक है। ओके, 2-3 एग्जांपल्स और देखते हैं। देखो अब लेट से मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक और डब्बा बनाता हूं, ठीक है, एज नाम का। तो मैं बेसिकली यहां पर लिखूंगा इंट एज। अब जैसे ही मैं ये वाली चीज लिखा तो मेरा एज नाम का डब्बा बन गया मेमोरी के अंदर, ठीक है। अब डब्बा तो बन गया, अब डब्बे की कोई वैल्यू है, अभी तो डब्बा खाली डब्बा है। तो बेसिकली मैं यहां पर लिखूंगा अगर सी आउट, और यहां पर मैं अगर यहां पर एज लिखता हूं तो बेसिकली ये मुझको देता क्या है उसके बारे में देखते हैं। ओके, तो ये मेरे को एक रैंडम सी वैल्यू दे रहा है। अब आप कहोगे कि ये वैल्यू तो मैं डाला ही नहीं, तो ये कहाँ से वैल्यू ला रहा है, ये होती है गार्बेज वैल्यू, ठीक है। देखो अगर मैं सिंपल भाषा में एक चीज़ समझाऊं तो ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ये वाली लाइन लिखता हूँ इंट एज नाम की, तो बेसिकली मेरी जो मेमोरी थी, ये मेरी मेमोरी है, मेमोरी के अंदर एक रैंडम जगह पे जाके एक डब्बा बन गया, ठीक है, एज नाम का। अब मैं यहाँ पर जैसे लिखा सी आउट एज, तो ये हमारी मेमोरी का फीचर होता है कि अगर मैंने यहाँ पर एज नाम का डब्बा बनाया, इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो रैंडम इसके अंदर कुछ भी वैल्यू दे देगा। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 वैल्यू, ये रैंडमली इसके अंदर वैल्यू दे देगा, क्योंकि खाली डब्बा रखना पसंद नहीं करता। हाँ, अगर मैं यहाँ पर इस वाली लाइन में अगर मैं यहाँ पर लिख देता, अगर मैं इधर पे लिख देता कि एज बराबर 18, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कट जाती और इसके अंदर 18 डलावा मिलता मेरे को, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर सी आउट में एज करवाता तो ये मेरे को आउटपुट में 18 देता, बट ऐसा अभी के लिए तो है नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जैसे मैं यहाँ पर इंट एज लिखा मैं जैसे यहाँ पर, तो इसने बेसिकली डब्बा बना, डब्बे के अंदर कोई भी वैल्यू असाइंड हो गई, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर सी आउट के अंदर एज किया तो इसने मेरे को बेसिकली एज निकाल के दे दी, ठीक है। ओके, अब इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं मार्क्स नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्योंकि अब मार्क्स हैं, अब जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स कैसे में होंगे, एक इंटीजर में ही होंगे ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट मार्क्स, और लेट से जो
स्टूडेंट है उसके मार्क्स हैं 83, ठीक है। अब इसको मेरे को सी आउट में दिखाना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सी आउट, यहाँ पे मैं लिखूंगा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, हाँ ओके, यहाँ पर मैं लिखूंगा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज। अब मेरे को स्टूडेंट के मार्क्स दिखाने हैं, तो अब मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं बेसिकली यहाँ पर ओके, अब मेरे को स्टूडेंट के मार्क्स दिखाने हैं, तो कैसे दिखाऊंगा, तो मैं बेसिकली यहाँ पर लिखूंगा प्लस मार्क्स। अब ये प्लस क्या करता है, देखो ये वाली चीज़ मेरी अलग है, ये तो मेरा टेक्स्ट है और ये मेरा क्या है, ये मेरा नंबर है। तो अगर मेरे को सी आउट के अंदर टेक्स्ट भी दिखाना है और उसके साथ मेरे को नंबर भी दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, इसी तरीके से तो दिखाऊंगा। अदरवाइज मैं यहाँ पर ये वाली चीज़ भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखा इज और यहाँ पर मैं लिख दिया मार्क्स, तो मैं ऐसे भी करके दिखा सकता हूँ। अब मैं अगर इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो ये मेरे को क्या दे देगा, ओके हाँ ओके, ये मेरे को दे दिया मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज 83, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, वही सेम मेमोरी वाली बात कि ये मेरी मेमोरी थी, ठीक है। मेमोरी के अंदर सबसे पहले यहाँ पर लिखा मैं इंट मार्क्स लिखा, यानी कि मेमोरी के अंदर किसी भी रैंडम पोजीशन पे जाके मेरा एक मार्क्स नाम का डब्बा बन गया, सही बात है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिखा मार्क्स 83, तो यहाँ पर 83 इसके अंदर स्टोर हो गया। फिर मैं यहाँ पर बोला सी आउट में मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज, उसके बाद मार्क्स, अब इसकी जगह पे क्या था, इसकी जगह पे तो 83 था ना, तो यहाँ पर बेसिकली क्या आया, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज 83, ठीक है। तो होप सो ये वाली चीज़ समझ में आएगी। गार्बेज वैल्यू वाली बात अगर अभी समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी के लिए बस इतना समझ लो कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ओके। अब सिमिलर वे में अगर मैं यहाँ पर इसको इधर पे ना डिक्लेयर करता, मैं यहाँ पर लिखता इंट मार्क्स, ठीक है, और मार्क्स इक्वल्स टू 83 मैं यहीं पर दे देता तो भी ये चल जाता, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूंगा मार्क्स इक्वल्स टू 83, तो अगर मैं इसको यहीं पर दे दूंगा तो भी चल जाएगा, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज 83। तो होप सो ये वाली चीज़ इतनी समझ में आई होगी। इसको मैं बेसिकली यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, वेरिएबल एंड देयर डिक्लेरेशन। अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगा कि ये इंट क्यों लगा रहा हूँ आगे, ये वो फला फला, तो बस थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज़ देखो कि यहाँ पर देखा है अपडेशन ऑफ वेरिएबल इन सी। अब मान के चलो मैं यहाँ पर लिख दिया मार्क्स इक्वल्स टू 83, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या किया, मैं यहाँ पर लिख दिया मार्क्स इक्वल्स टू 90, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लिख दिया मार्क्स इक्वल्स टू 100। तो अब बेसिकली हुआ क्या, ये बात समझो, ठीक है। मैं यहाँ से ये वाली चीज़ को हटा देता हूँ, ठीक है। देखो अब मेरी एक बात ध्यान से समझना हुआ क्या यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे को, अच्छा अब एक डाउट होगा कि क्या ये मेरे को ये वाली चीज़ देगा मार्क्स में या ये वाली चीज़ देगा, इस चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले इस वाली लाइन पे गया, यहाँ पे लिखा इंट मार्क्स, तो यानी कि मेरी मेमोरी थी, मेमोरी के अंदर मेरी एक रैंडम पोजीशन पे जाके एक मार्क्स नाम का डब्बा बन गया। अब जैसे ये डब्बा बना तो मेमोरी तो मेरी इसके अंदर कोई सी भी रैंडम वैल्यू असाइन कर देगी, मान लो इसने असाइन कर दिया 6 5 4 3 2 1, ठीक है। मेमोरी ने इसके अंदर इस वैल्यू को असाइन कर दिया, ठीक है। ये हमारी बेसिकली कहलाती है गार्बेज वैल्यू, जो कि मेमोरी खुद से असाइन करती है। अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने देखा मार्क्स इक्वल्स टू 90, तो यानी कि ये वाली गार्बेज वैल्यू जो थी इसने इसको हटाया इसके अंदर से और यहाँ पर लिख दिया 90, सही बात है। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पे आया, यहां पर इसने देखा मार्क्स इक्वल्स टू 100, यानी कि जो मेरे मार्क्स यहां पर 90 डले थे इसको इसने 90 हटा के 100 कर दिया, ठीक है। फिर ये यहां पर आया, इसने बोला सी आउट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज मार्क्स। अब सी आउट वाली स्टेटमेंट ने देखा कि यहाँ पे मार्क्स लिखा है, अब वो मेमोरी के पास गया, उसने मेमोरी के पास जाके देखा कि अच्छा मार्क्स की वैल्यू मेरी 100 डली है, तो यहाँ पे ये सी आउट में मेरे को मार्क्स की जगह पे 100 देगा।
अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं क्या मेरा 100 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। देखो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज 100, तो यानी कि हमें यहां से ये पता लग जाता है कि यार देखो ये जो हमारा वेरिएबल है जिसको मैं डिफाइन किया हूं ये बेसिकली अपडेट हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहां पर बेसिकली इसको इधर पे लिख देता हूं। ठीक है, तो अपडेशन ऑफ वेरिएबल में मैं यहां पे इसको लिखता हूं। ठीक है, ओके, ये बेस कंट्रोल सी, यहां पे आओ। ओके, तो यहां पे बेसिकली मेरा जो आउटपुट है इस जगह पे जो मेरा आउटपुट है, आउटपुट क्या आ जाएगा, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज 100। ठीक है, ओके, अब इसके बाद इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो अभी धीरे धीरे करके समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहां पर लिखता हूं, एक और बार अपना वेरिएबल बनाता हूं इंट मार्क्स। ठीक है, मार्क्स को मैं अभी के लिए दे देता हूं 90। ठीक है, सही बात है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं मार्क्स इक्वल्स टू 90 प्लस 10, तो अब यहां पर अगर मैं सी आउट के अंदर अपना मार्क्स लिखवाता हूं तो बेसिकली क्या आता है, देखो ओके, सबसे पहले ये इस वाली लाइन पे है, यहां पर लिखा है इंट मार्क्स। ठीक है, तो मेमोरी के अंदर एक किसी भी एक रैंडम सी जगह पे जाकर ओके, मेमोरी के अंदर किसी भी रैंडम सी जगह पे जाके एक मार्क्स नाम का डब्बा बन जाता है, इसके अंदर कोई सी भी एक रैंडम वैल्यू डाल देता है। ठीक है, बट यहाँ पर लिखा था मार्क्स 90, तो इसने इस रैंडम वैल्यू को, जो भी यहाँ पर रैंडम वैल्यू थी, लेट्स से 2 4 5 8 9 6 ऐसी कोई रैंडम वैल्यू थी। ठीक है, इसने इस रैंडम वैल्यू को हटाकर यानी इस गार्बेज वैल्यू को हटाकर यहाँ पे बेसिकली इसने लिख दिया 90। अब ये इस वाली लाइन पे है, तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या लिखूँ, मार्क्स इक्वल्स टू 90 प्लस 10, यानी कि मार्क्स के अंदर मेरा 90 प्लस 10 डाल दो, यानी 90 प्लस 10 यानी कि कितना होता है 100। तो जो मार्क्स के अंदर मेरा 90 डाला था उसकी वैल्यू अब हट के यहाँ पर 100 हो जाती है। फिर यहाँ पर सी आउट में इसने बोला मार्क्स, तो यहाँ से बेसिकली मेरा 100 आ गया सी आउट में। अच्छा, अब इसी जगह पर अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा करता कि यहां पर मैं 90 प्लस मार्क्स नहीं, यहां पर मैं लिख देता मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स प्लस 10, तो अब यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है उसके बारे में समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसको मैं यहां से हटाता हूं, इसको मैं यहां पे लिखता हूं मार्क्स इक्वल्स टू 50 ले लेता हूं। ठीक है, अब मेरी एक बात ध्यान से समझना। ठीक है, हो क्या रहा है, सबसे पहले ये गया इस लाइन पे इंट मार्क्स। ठीक है, तो ये थी हमारी मेमोरी, मेमोरी के अंदर एक रैंडम पोजीशन पे जाके एक मार्क्स नाम का डब्बा बन गया। सही है, मार्क्स के अंदर इसने एक गार्बेज वैल्यू डाल दी, अब गार्बेज वैल्यू कुछ भी हो ये करके डाल दी इसने गार्बेज वैल्यू। फिर ये अगली लाइन पे आए, इसने बोला मार्क्स 50, तो मार्क्स 50, तो ये गार्बेज वैल्यू जो भी थी इसके अंदर ये हटी यहां से। ठीक है, इसने यहां पर मार्क्स के अंदर 50 डाल दिया। अब ये अगली लाइन पे आए, तो यहां पर बेसिकली क्या, मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स प्लस 10, यानी कि यहां पे तो मेरी वैल्यू असाइन हो रही है ना मार्क्स के अंदर, तो ये नई वाली वैल्यू है, यानी कि ये न्यू वाली वैल्यू है जो कि असाइन हो रही है। ठीक है, न्यू वाली वैल्यू में ओल्ड वाले मार्क्स की वैल्यू के साथ प्लस करके 10 को डाल दो, इसका मतलब बेसिकली ये होता है, यानी कि जो मेरा मार्क्स है न्यू वाला उसके अंदर डाल दो ओल्ड वाले मार्क्स की वैल्यू। अब ओल्ड वाला मार्क्स कितना है मेरा 50 प्लस उसके साथ मेरे 10 को डाल दो, ये डाल दिया, यहां पे आ गया 60, यानी कि ये जो मेरा मार्क्स है ये मेरा न्यू वाला मार्क्स है। ओके, तो न्यू वाले मार्क्स में मेरी 60 आ गई, यानी कि जो मेरा मार्क्स पहले था अब उस उधर पे 50 हट के यहां पे 50 हट के 60 आ गई। ठीक है, सही बात है।
फिर उसके बाद यहाँ पे अगली लाइन पे है, यहाँ पे हुआ सी आउट मार्क्स। अब मार्क्स की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 60, तो सी आउट में मेरा 60 आ जाएगा। देख लेते हैं सी आउट में मेरा 60 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मेरा 60 आ गया। तो होप ये वाले चीज समझ में आई होगी अभी के लिए, ठीक है। होप अभी के लिए ये वाली चीज समझ में आई होगी। इसका मैं यहाँ पे आउटपुट लिख देता हूँ। आउटपुट है इसका 60, ठीक है। सो ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर, अपडेशन के ऊपर, ठीक है। ओके, लेट्स से मैं यहाँ पर लेता हूँ इंट मार्क्स, ठीक है। अब इसका आउटपुट आपको प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। ये अभी होमवर्क वाला क्वेश्चन है, जिस वीडियो को पॉज करके खुद से एक बारी ट्राई कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पर दिया इंट मार्क्स, मार्क्स इक्वल्स टू दिया मैं 90, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बोला मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स इंटू 10, ठीक है। उसके बाद मैं अगेन लिखा यहाँ पे मार्क्स इक्वल्स टू 1000 माइनस मार्क्स, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लिखा सी आउट में मार्क्स, ठीक है। अब ये वाले चीज का आउटपुट एक बारी खुद से वीडियो को पॉज करके प्रिडिक्ट कर लो, ठीक है। ओके, होप किया होगा इसका आउटपुट प्रिडिक्ट, और मेरे हिसाब से सही आंसर भी आया होगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर अगर इस वाली लाइन पे है, यहाँ पर लिखा इंट मार्क्स, यानी कि मेमोरी में जाओ, मेमोरी में जाओ और एक मार्क्स नाम का डब्बा बना लो। तो यहाँ पर आ गया मार्क्स नाम का डब्बा, ठीक है। इसके बाद इस मार्क्स नाम के डब्बे में ये मेमोरी का फीचर होता है कि वो अगर उसको नहीं पता इसके अंदर क्या वैल्यू, तो एक भी रैंडम वैल्यू डाल देगी। तो रैंडम वैल्यू डाल दी उसे 258790, ठीक है। ये हमारी होती है गार्बेज वैल्यू, ठीक है। गार्बेज वैल्यू डाल दी उसने। अब वो आया अगली लाइन पे, अगली लाइन में उसने देखा मार्क्स इक्वल्स टू 90। अच्छा, तो उसने इस गार्बेज वैल्यू को यहाँ से हटाया और उसने यहाँ पर डाल दिया, और उसने यहाँ पर डाल दिया 90, ठीक है। अब उसके बाद वो अगली लाइन पे गया, अगली लाइन में उसने देखा मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स इंटू 10, यानी कि यहां पे जो मार्क्स था, मार्क्स के अंदर मार्क्स इंटू 10 डाल दो, यानी मार्क्स जो अब वो इस वाले मार्क्स पे गया, ठीक है। अब वो मार्क्स में जाके उसने देखा अच्छा मार्क्स के अंदर 90 वैल्यू डाली है, तो उसने यहां पर 90 वैल्यू डाल दी और इंटू में 10 कर दिया, तो ये बेसिकली मेरे को 900 दिया। तो यानी कि यहाँ पे जो 90 था अब वो 900 हो गया, ठीक है। सही बात है। अब बेसिकली क्या हुआ, अब ये अगली लाइन पे गया, अगली लाइन में लेके मार्क्स इज इक्वल टू 1000 माइनस मार्क्स, यानी कि इस वाली लाइन का जब मार्क्स कैलकुलेट हुआ तो उसमें बेसिकली 1000 माइनस मार्क्स। अब ये वाला मार्क्स जो है ये यहाँ पर मेमोरी के पास गया, इसने देखा अच्छा मार्क्स के अंदर 900 डला हुआ है, तो इसने यहाँ पर आके बेसिकली 900 को डलवा दिया, ठीक है। ओहो, पूरा चला गया, कोई बात नहीं, वापस आ सकता है क्या, हाँ आ गया। ओके, तो इसने बेसिकली यहाँ पर कहाँ गया इरेजर, ओके, तो इसने बेसिकली यहाँ पर इसको डलवा दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसने देखा सी आउट के अंदर मार्क्स, ओके, तो बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट हुआ था, तो यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक है, 100। तो यहाँ से ये 900 जो है, इस 900 की जगह आ जाएगा यहाँ पे 100। तो बेसिकली जब यहाँ पे इसने सी आउट में मार्क्स किया और जब ये मार्क्स देखने के लिए मेमोरी में गया, तो मेमोरी में इसको 100 मिला, तो इसने बेसिकली मेरे को आउटपुट में 100 दे दिया। ओके, तो होप यहाँ पर ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। इसको बेसिकली हम रन करके देख लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा आंसर 100 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे मेरा आंसर 100 आ गया, ठीक है। इसको मैं कॉपी पेस्ट करके एक बारी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आज की वीडियो में अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, उसके पहले एक चीज़ मेरी सुन लो, ये वेरिएबल वाला जो भी चीज़ है, अपडेशन ऑफ वेरिएबल है, ये सब चीज़ें, इसको एक बारी मैं वीडियो को अपने हिसाब से पॉज कर करके इसको एक बारी देख लो कि यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल्स एंड देयर डिक्लेरेशन बताया, मैं बताया अज्यूम वेरिएबल एज अ कंटेनर, यानी कि वेरिएबल को एक एज अ कंटेनर अज्यूम करके चलो, ठीक है। फिर मैं उसके बाद ये वाला कोड बताया कि कैसे इंट मार्क्स बराबर, अगर मैं उसमें 83 डालता हूँ तो यहाँ पर सी आउट में अगर मैं मार्क्स लेता हूँ तो कैसे
ये मेरे को 83 दे रहा है। इस चीज़ के बारे में बताती हूँ, ठीक है। मेमोरी के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताती हूँ। मेमोरी के बारे में एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, उसके ऊपर बनाऊंगा मैं वीडियो। अभी के लिए जस्ट जितना इनफ ज़रूरत है उतना मैं बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये वाली चीज़ें बताया हूँ। यहाँ पर एक बारी इस वाले कोड को भी खुद से एक बारी फिर से लिख के ट्राई कर लेना तो अच्छा रहेगा। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर इस वाली चीज़ को बताया हूँ, तो एक बारी खुद से ट्राई कर लेना। फिर मैं यहाँ पर ये वाली चीज़ को बताया हूँ। इसका आउटपुट अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो इसका जो मेरा आउटपुट है वो बेसिकली मेरा 100 आ रहा है, ठीक है। तो एक बारी वीडियो को पॉज करके इसको भी खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।